स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। ठीक है, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसको क्वेश्चंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है, अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर इन अ सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड एट 0.01 मोल पर लीटर मोनोमर कंसंट्रेशन, कैलकुलेट दी रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना है आपको, के करना है कैलकुलेट। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए डाइमर, मतलब एक कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है जिसमें क्या होना है, डाइमराइजेशन होना है। डाइमराइजेशन होना है तो दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, सपोज 2A गिव्स A2। ठीक है, तो डाइमराइजेशन जब हो रहा है तो उसमें क्या कहा है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डाइमर इन सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन, मतलब आपको बता दिया गया है कि जो आपकी रिएक्शन है वो कौन से ऑर्डर की है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है आपकी रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर, तो इसका मतलब आपको क्या गिवन है, सिंपल रेट भी गिवन है, जो थ्योरेटिकल रेट होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, जो हम पढ़ के आए हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमें कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है। देखो, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ डाइमर इन सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको इस यूनिट से भी पता लग जाएगा कि ये क्या है, आपका थ्योरेटिकल रेट है, जो सिंपल रेट होता है, दैट इज कैपिटल के। ठीक, एट 0.01 मोल पर लीटर मोनोमर कंसंट्रेशन, मतलब मोनोमर कंसंट्रेशन का मतलब हो गया जो आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सिंपल रेट लॉ इक्वेशन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेट इज इक्वल टू, ठीक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर ये फॉलो कर ही रही है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ये आइडिया होना चाहिए काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारे पास रेट गिवन है, रेट कितना गिवन है आपका, 9.5 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आपको करना है कैलकुलेट। अब रिएक्टेंट मोनोमर कंसंट्रेशन आपको गिवन है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है दैट इज 0.01 होल ट्वाइस। ठीक है, तो यहाँ से हम इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, के कैलकुलेट कर सकते हैं, 9.5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.01 इंटू 0.01। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 9.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये 10⁻⁻2 10⁻⁻2, तो ऊपर आके 10 क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, 4 से 4 कैंसिल होगा, -1 तो 0.95। ठीक है, अब क्या है, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डाइमराइजेशन के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट। तो इस तरीके से हम अपनी वीडियो में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे वो देखने वाले हैं। तो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है
तो स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है, ठीक। द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट्स फॉर सम रिएक्शंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देयर ऑर्डर्स, ठीक है। तो जो ऑर्डर होता है आपका, ऑर्डर ऑफ एनी रिएक्शन, तो वो क्या होता है आपका एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना होता है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है, ठीक। तो ऑर्डर कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारे पास कुछ एक ऐसे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे कुछ डेटाज जो है जो क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। तो जैसे सबसे पहला मेथड तो आपका यही है कि अगर आपको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड है, अगर कहीं भी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट गिवन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की, क्यों, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है आपका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एक जनरल फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मोल टू द पावर 1 माइनस एन, लीटर टू द पावर n माइनस 1 एंड सेकेंड इनवर्स, या आप बोल सकते हो इसको टाइम इनवर्स, ठीक है, टाइम इनवर्स। तो इस तरीके से अगर आप, ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले में जिस भी ऑर्डर के लिए आप रखोगे वैल्यू, ठीक है, तो उसी के लिए क्या है आपको क्या मिल जाएगी, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्मूले को ध्यान में रख के यहाँ हम जितने भी हमें ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है इनको फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये किस ऑर्डर का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, ठीक है, क्या है इसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स में खूब पूछे जाते हैं, और अगर 1-1 मार्क्स में भी नहीं पूछे जाते तो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करना होता है, सपोज जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, किसी क्वेश्चन में आपको नहीं पता चल रहा है कि इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है, तो साथ में उसकी यूनिट भी जरूर गिवन होगी, तो वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये हमारा उस पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी हमें पता होनी चाहिए काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। जब हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाएगा तो हम रेट लॉ इक्वेशन में अदर फैक्टर्स की हेल्प से जो भी हमें कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आप समझने की कोशिश करिए कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो सपोज सबसे पहला जो क्वेश्चन है मेरा, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। कैसे पता चलेगा, हम n की जगह क्या रख लें, 2 रख लें, तो हमें सब जगह पता चल जाएगा, ठीक है। टाइम इनवर्स मतलब सेकंड है तो टाइम की जगह हम सेकंड ले लेंगे, सेकंड इनवर्स है ही, तो मोल इनवर्स, ठीक है, और लीटर सेकंड इनवर्स ये आ गया। हमने n की जगह सेकंड रखा तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स हो गई, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो हम क्या रखेंगे, एटीएम की पावर -2 सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो मोल पर लीटर को तो एटीएम यहाँ पे पूरी कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हैं, आप इसको क्या मान सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं 1 माइनस 3 लीटर टू द पावर 3 माइनस 1, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोल टू द पावर -2 लीटर टू द पावर 2, ठीक है, सेकंड इनवर्स। तो अगर मैं कहूं एटीएम -2 सेकंड इनवर्स, तो ये आपको किसको फॉलो करता है, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो सेकंड इनवर्स कब होगा, अगर मैं n की जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है, 1 माइनस 1 0, तो मोल खत्म, लीटर खत्म, बचा क्या, सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक। अब नेक्स्ट है आपका मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकंड, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू
टाइम। तो जो हमारा नॉर्मल रेट होता है, ठीक है, दैट इज कैपिटल के, जो थ्योरेटिकल रेट हम पढ़ के आए हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उसकी यूनिट भी यही होती है। और कौन सा ऐसा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है जिसमें स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट उसके रेट के इक्वल होती है? वो क्या है आपका? जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट आपकी किसके इक्वल होती है? जीरो ऑर्डर के स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट के ही इक्वल होती है, क्योंकि जीरो ऑर्डर आपका एक ऐसा है, अगर मैं k इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और सपोज इनिशियल मतलब जो रिएक्टेंट है आपका a है और उसकी पावर जीरो, रेट लो इक्वेशन लिखूं किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो किसी चीज की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? 1। तो इसके लिए जो स्पेसिफिक रेट होता है वो रेट के इक्वल होता है। किसके लिए? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए स्पेसिफिक रेट उसके रेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या है? जीरो ऑर्डर। आप यहां से भी पता लगा सकते हैं, n इज इक्वल टू जीरो तो मोल, n इज इक्वल टू जीरो तो लीटर इनवर्स। ठीक है, और सेकंड इनवर्स आपका है ही, टाइम तो सब में इनवर्स ही है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है ऑर्डर्स को फाइंड आउट करने का। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेथड है ऑर्डर्स को फाइंड आउट करने का, वो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख के आए हैं। ठीक है, दैट इज हाफ लाइफ टाइम रिलेशन विद इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। कैसे कैसे हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे बेस्ड होता है, वो भी एक बहुत अच्छा मेथड है। किसके लिए? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फॉलो करने के लिए। और एक क्या होता है आपका? रेट लो इक्वेशन में अगर डेटा गिवन होते हैं, मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट गिवन है, ठीक है, तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है रिएक्टेंट की, मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो वहां से भी हम क्या कर सकते हैं? ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसी तरह के क्वेश्चन अब देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस। ठीक है, अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है प्लेटिनम सरफेस पे, ठीक है, वो क्या करता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? जीरो है। विद रेट कांस्टेंट, मतलब आपको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक, what are the rates of production? rates of production of N2 and H2। ठीक है, मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट का रेट ऑफ प्रोडक्शन पूछा है। ठीक है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको बताना है। ठीक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट गिवन है, तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं? रेट लो इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, अब किसको फॉलो करती है? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है, तो अमोनिया की पावर जीरो, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर क्या है आपकी? जीरो है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, जो ये हमारा रेट है, रेट लो इक्वेशन में हम क्या करते हैं? थ्योरेटिकल रेट को, मतलब डिफरेंशियल रेट को हम एक्सपेरिमेंटल रेट के इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो इस रेट को मैं किसके? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 भी लिख सकती हूँ और एक बारी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 क्या होगा? डिफरेंशियल रेट फॉर नाइट्रोजन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यही है ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, यही तो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, अमोनिया की पावर जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन सीधे सीधे क्या आ गया यहाँ से? 2.5 इंटू 10 टू पावर -4। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे ही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही थ्योरेटिकल रेट लिखना सीख लिया था, डिफरेंशियल रेट। ठीक है, तो जब स्टोइचियोमेट्री होती है तो स्टोइचियोमेट्री कहाँ जाती है? अपॉन में, तो 1/3। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या हो गया आपका? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो वही
सेम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट दैट इज के, और अमोनिया की पावर क्या आ जाएगी 0। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन या चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो 3 कहाँ जाएगा इधर, इनटू क्या है के की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी चीज की पावर आपकी 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कितना है, इतना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इतना। रेट लो इक्वेशन की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी देखने को मिल जाते हैं कि अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या की जाती है, चेंज की जाती है, तो रेट आपका किस अकॉर्डिंग चेंज होता है, मतलब रेट कितने टाइम से इंक्रीज होता है या कितने टाइम्स डिक्रीज होता है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आते हैं। तो सबसे पहले तो राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए, कोई एक रिएक्शन है जो ए के रेस्पेक्ट में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी। इसका मतलब कोई एक रिएक्शन रही होगी जिसमें क्या रहे हैं, आपके जो रिएक्टेंट होंगे वो ए और बी होंगे, और इन्होंने क्या बनाया होगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया होगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ए के रेस्पेक्ट में क्या फॉलो कर रही है, फर्स्ट लिख लेते हैं जनरली, और बी के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर फॉलो कर रही है आपकी, सेकेंड ऑर्डर, ठीक, बी के रेस्पेक्ट में। तो राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, सबसे पहले तो हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या है आपकी, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, इन आपके जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर। तो ए किसको फॉलो कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर को, ठीक है, और जो बी रिएक्टेंट है वो किसको फॉलो कर रहा है, आपके सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को, ठीक है। तो ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई, ठीक। के इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ए और बी की पावर 2, ठीक, ए की पावर क्या है आपकी 1 है, ठीक। तो ये हमारी डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या कहा है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज ट्रिपल्ड। अगर बी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो आपका जो रेट है वो कितना होगा, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड को सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है, तो जो मेरा नया वाला रेट है मैं उसको क्या मान लेती हूँ, के डैश मान लेती हूँ, ठीक है। तो के डैश इज इक्वल टू जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट ए है हमारा एज इट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट में ए हमारा एज इट इज है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया है, बी की, कितने टाइम्स किया है, 3 टाइम्स किया है, तो 3b टू दी पावर 2, ठीक। तो जो मेरा के डैश होगा वो क्या हो जाएगा, के 3 इंटू 3 9, ठीक है, ए टू दी पावर 1 9 बी टू दी पावर 2, ठीक। 9 को हम आगे ले आते हैं, के डैश इज इक्वल टू 9 के ए टू दी पावर 1, ठीक है, और बी टू दी पावर 2, ठीक है। तो के ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 2, ये क्या है हमारा रेट कांस्टेंट इनिशियल, ठीक है। तो जो मेरी होगी 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेट, किसके, इनिशियल जो मेरा रेट था उससे 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा रेट, कब, जब आप बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या करते हो, थ्राइस कर देते हो, ठीक है। अब सेकंड जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या कहा है, ठीक है, सेकंड पार्ट में 9 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है रेट अगर बी की कॉन्सेंट्रेशन को ट्रिपल किया जा रहा है, ठीक है। हाउ इज द रेट अफेक्टेड इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल। तो अब मैं जो रेट कंसीडर कर रही हूँ वो के डबल डैश कर रही हूँ, क्योंकि के डैश इसके लिए कर लिया, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है जब सेकंड पार्ट,
ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए के डबल डैश, ठीक है। अगेन लिख तो क्या रहे हैं, रेट लो इक्वेशन, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी क्या कर रहा है आपका, सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। के डबल डैश कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, इनिशियल जो आपका ए है और बी है वो दोनों ही क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं, तो 2a, ठीक है, और बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 2b, इसकी पावर कितनी है 2, ठीक है। तो क्या होएगा 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो के ए डैश बी डैश ये क्या है आपका इनिशियल के, ठीक है। तो जो मेरा इनिशियल रेट है उससे 8 टाइम्स इंक्रीज हो जा रहा है अगर मैं रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को भी ट्वाइस कर दूं, ठीक है, और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन को भी ट्वाइस कर दूं, तो जो मेरा रेट आएगा वो 8 टाइम्स ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन ऑफ इनिशियल रेट के, क्योंकि इनिशियल रेट क्या है, के है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं कि, और ये फैक्टर्स भी हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक टॉपिक होता है हमारा काइनेटिक्स में ही, फैक्टर्स अफेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसमें एक फैक्टर मेन आपका रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है कि आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जिस अकॉर्डिंग बढ़ती है, ठीक है, तो रेट आपका उसी अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट है वो आपकी रिएक्शन में ऑर्डर कौन सा फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा होगा सपोज, ठीक है, और आप जीरो ऑर्डर फॉलो कर रहा है कोई रिएक्टेंट, ठीक, उसकी कंसंट्रेशन को कितना ही बढ़ा दो, क्या होना है, उसकी कंसंट्रेशन टू दी पावर 0, और किसी चीज की पावर 0 का मतलब जो रिएक्टेंट है वो हट जाएगा। रिएक्टेंट उस केस में, जीरो ऑर्डर के केस में किसमें, रेट कांस्टेंट में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। जैसे अगर मैं इसी में ही कहूँ, सपोज आपका जो रिएक्टेंट है ए वो जीरो ऑर्डर फॉलो करता, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कंसीडर कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है, मतलब सॉरी रेट है, उसमें क्या अफेक्ट करेगा अगर ए आपका जीरो ऑर्डर फॉलो करता, ठीक है, और बी भी आपका क्या करता, जीरो ऑर्डर फॉलो करता, तो आप क्या लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, ए टू दी पावर 0 बी टू दी पावर 0। अब अगर कोई आपसे कहे कि ए क्या चेंज होगा रेट में, या रेट कितना चेंज हो जाएगा अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए को क्या कर दिया जाए, ट्रिपल कर दिया जाए, बी को क्या कर दिया जाए, ट्वाइस कर दिया जाए, तो अगर मैं ट्रिपल भी करके लिखूंगी तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकी पावर क्या है, 0 है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो रेट के इक्वल है, ये तो क्या हो जाएंगे 1 1, ठीक। तो डिपेंड करता है आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन किस ऑर्डर को फॉलो कर रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में टेबल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ए आपकी एक रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स c प्लस डी, ठीक है। तो क्या किया है, ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस दी है आपके रिएक्टेंट की, ठीक है, और उनके रेस्पेक्ट में क्या दिया है, आपका रेट दिया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी दिया है, किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी भी दे सकते थे, ठीक है। तो क्या है आपका, ये इस तरह के टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें एक तो रेट गिवन होता है, ठीक है, जो थ्योरेटिकल रेट होता है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। इस तरीके से मतलब कोई भी एक रेट गिवन होता है, ठीक है, और आपके रिएक्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन गिवन होती है, तो ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन की हेल्प से हम बहुत सारी चीजें, मतलब ये क्वेश्चन ज्यादातर बड़े जो आपके होते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन या 3 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या है आपका ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से,
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं ओवरऑल, ठीक है, और जो आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मतलब ये भी एक मेथड होता है जहां से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कह सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट को के रेस्पेक्ट में कि वो किस रेस्पेक्ट में ऑर्डर शो कर रहा है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट, तो हम ये चीज ऑर्डर को फाइंड आउट करने का एक मेथड ये भी है। एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट की यूनिट है, एक हाफ लाइफ टाइम होता है जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट बेस्ड होता है, और एक आपका ये भी टेबल वाला मेथड है जहां से आप ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे भी हमें जो हेल्प चाहिए होगी वो रेट लॉ इक्वेशन की ही चाहिए होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। यहाँ क्या पूछा है इन्होंने, डिटरमाइन दी रेट लॉ, तो रेट लॉ पूछा है डायरेक्ट, और क्या कहा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी है और रेट लॉ पूछा है। तो रेट लॉ का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि रेट लॉ तो हम जब भी लिख सकते हैं ना जब हमें रिएक्टेंट के ऑर्डर्स पता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट क्या है हमारा ए और क्या है इस रिएक्शन में बी, ठीक है। तो अभी ये रेट लॉ इक्वेशन पूरी नहीं हुई, ठीक। रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है, ठीक। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, ऑर्डर को कंसीडर कर लेती हूँ। अब आपको समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑर्डर किसके, ए के रेस्पेक्ट में और बी के रेस्पेक्ट में ना पूछ के रेट लॉ पूछ लिया है, तो उसमें हमें ऑर्डर की हेल्प चाहिए ही चाहिए होगी, मतलब ऑर्डर हमें कैलकुलेट करना ही होगा, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ इस तरह की इक्वेशंस बनाएंगे जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, रेट गिवन है, ये रेट्स गिवन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन और इनके रेस्पेक्ट में क्या रेट गिवन है। और रेट कांस्टेंट क्या होता है, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो किसी ऑर्डर के लिए हर एक स्टेप पे क्या होता है आपका सेम रहता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, मेरा ओवरऑल द रिएक्शन सेम रहा होगा, तो मैं इसकी हेल्प से इस तरह की इक्वेशंस बनाऊंगी, ठीक, जिससे हमारा ऑर्डर ए का और बी का फाइंड आउट हो जाए। कैसे, आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, उससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैंने सबसे पहले अपने रेट लॉ इक्वेशन में इस डेटा को पुट किया, ठीक है। तो रेट मेरा क्या है, अगर 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के, तो रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, ठीक है, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, ठीक है। और ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मैंने क्या मान लिया, एक्स मान रखा है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर मैंने वाई मान रखा है, तो ये मेरी एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मेरे पास और भी डेटा है, तो मैं इस तरह का डेटा ले सकती हूँ कि कहीं मेरी एक्स की कॉन्सेंट्रेशन सेम आ जाए, तो एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ। और कुछ इक्वेशन में ऐसी बना सकती हूँ कि वाई को सेम ले लूँ, वाई की कॉन्सेंट्रेशन को, तो वाई का कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो मतलब इस तरीके से हमें अपनी इक्वेशंस यहाँ पे बनानी पड़ेंगी एक्स और वाई को कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास सबसे पहला जो काम है वो ऑर्डर को ही फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स और वाई को कैलकुलेट करना है इस इक्वेशन में डेटा को पुट कर करके, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं ले रही हूँ आपकी ये वाली इक्वेशन, सबसे लास्ट वाला डेटा मैं उठा रही हूँ, ठीक। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सेम मिल जाएगी, बी के 0.1 यहाँ है, 0.1 यहाँ है, तो बाई मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि वी के रेस्पेक्ट में मैंने बाई को माना है ऑर्डर, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन मेरी, जब रेट है 2.40 इंटू 10 टू पावर -2 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपके रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 टू दी पावर अगेन एक्स, ठीक है, और बी 0.1 टू दी पावर वाई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करने वाली हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से क्या कर दे रही हूँ, डिवाइड कर दे रही हूँ, ठीक है।
तो इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप खुद देखिए 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.40 इंटू 10⁻⁻2 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 24.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू, ठीक है, के से के वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट सेम है ओवरऑल रिएक्शन में। कैलकुलेट भी करेंगे हम लास्ट में क्योंकि उन्होंने रेट कांस्टेंट पूछा भी है, तब आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 होल पावर x, ठीक है, तो 0.1 डिवाइडेड बाय 0.4 टू दी पावर पूरा का पूरा क्या हो गया x इंटू ये 0.1 अपॉन 0.1 इसकी पावर भी y और इसकी पावर भी y, ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 6 4 जा 24, -3 से -3, तो 1/4 इज इक्वल टू मेरे पास क्या बचा है 0.1 अपॉन 0.4 टू दी पावर x, ठीक। तो पॉइंट से पॉइंट हटा के देखो x इज इक्वल टू 1, तो मतलब x के रिस्पेक्ट में जो मेरा ऑर्डर आया है वो क्या आ गया आपका 1 आ गया। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब मैं y के लिए सॉल्व करती हूँ, ठीक। तो x के लिए मैंने क्या किया था, x के लिए हमने इसको सेम रखा, इस वाली कॉन्सेंट्रेशन को सेम रखा कि मेरा y कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं x ऐसे रखूंगी जो सेम होंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी, तो मैं इस इक्वेशन को उठाने वाली हूँ और इसको उठाने वाली हूँ, ठीक है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, अगर मेरा रेट है आपका ये रेट लो इक्वेशन से, ठीक है, रेट में अगर लिख रही हूँ क्या 7.2 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसकी ए की है आपकी 0.3 टू दी पावर x और बीच में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ठीक है, एंड इस b की कॉन्सेंट्रेशन 0.2 टू दी पावर y, ठीक है। तो ये वाला पुट कर लिया, और कौन सा लेना है, ये लेनी है, ये लेनी है, ठीक है। तो इसके लिए रेट क्या हो गया 2.88 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.3 टू दी पावर x, बी की कॉन्सेंट्रेशन 0.4 टू दी पावर y, ठीक है। अब 1 2 इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं, इधर लिख देती हूँ। डिवाइड करेंगे तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर -2, इसको लिख सकते हैं 28.2 इंटू 10 टू द पावर -2। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 0.3 की पावर x, 0.3 की पावर x, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 0.2 और 0.4 टू दी पावर y, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो 72 से 4 टाइम्स 282 चला जाएगा, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.2, तो 2 2 जा 4, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये भी क्या आ गया 1/2 टू दी पावर y, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 टू दी पावर 2, 1/2 टू दी पावर y, तो y के रेस्पेक्ट में ऑर्डर आ गया आपका 2, ठीक है। x के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या आया मेरा 1, x की वैल्यू क्या आई मेरी 1 और y की वैल्यू क्या आई मेरी 2, मतलब a जो रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका 1 और b जो रिएक्टेंट है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका 2। तो अब इस क्वेश्चन में कहा था डिटरमाइन द रेट लो, ठीक है। तो रेट लो जो मैं लिखूंगी वो कैसे लिख सकती हूँ, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट डेट इज के, ठीक है। ए की पावर ऑर्डर कितना आया है 1
और बी की पावर ऑर्डर कितना आया है आपका 2। तो ये हो गया मेरा रेट लो इसके लिए, ठीक है। तो उन्होंने डायरेक्ट रेट लो पूछ लिया जिससे हमें ऑर्डर कैलकुलेट करना पड़ गया। तो ठीक है, ये एक मेथड है जब रिएक्टेंट की डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन गिवन हो, ठीक है, मतलब कई सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर रखे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट रेट गिवन है, तो इसकी हेल्प से भी हम ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन्होंने स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और पूछा है, दैट इज के, ठीक है। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट तो हम अब निकाल ही सकते हैं। हमारे पास कितनी सारे डेटा है ये कि ये रेट है कैपिटल के, और इनिशियल जो ए है रिएक्टेंट उसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ठीक है। तो ये चार डेटा गिवन है, इन चारों के चारों में हम किसी में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसकी, रेट अगर मैं ये ले लूं तो रेट की जगह क्या आ जाएगा 6.0 इंटू 10⁻³ ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, तो जब रेट ये लिया है तो इसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए की जगह ये आएगा, बी की जगह ये आएगा, ठीक है। और ऑर्डर हमने कैलकुलेट कर ही लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को भी। अभी आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। तो ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है एक्स मेरा क्या है 1, वाई मेरा क्या है 2, ठीक है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के लिए अब मैं सबसे पहले ये वाला डेटा लेती हूँ, ठीक है। तो रेट अगर मेरा 6.0 इंटू 10⁻³ है, तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एज इट इज ए 0.1, एक्स कितना 1, ठीक है, बी 0.1 और ये कितना है आपका 2, ठीक। तो के अगर मैं निकालूंगी तो जो इंटू है वो अपॉन में 6.0 इंटू 10⁻³ अपॉन 0.1 इंटू 0.1 टू द पावर 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 टू द पावर 6.0 इंटू 10⁻³ इंटू 0.1 टू द पावर कितना आएगा आपका 0.1, 0.1, ठीक है। अब इसको लेके जाएंगे, अगर आप करेंगे इंटू तो 0.1 इंटू 0.01। अब इसकी मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.001। अगर मैं इसे कहूं तो ये क्या है आपका 1 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, तो ओवरऑल क्या आएगा रेट 6.0, ठीक है। रेट हो गया मेरा, स्पेसिफिक रेट हो गया मेरा 6.0। अगर आप इसको ही किसी और पर्टिकुलर डेटा में भी डालेंगे तो भी रेट आपका यही आएगा। इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, चारों डेटा के लिए स्पेसिफिक रेट आपका सेम आएगा। उसमें क्या करना है, मैंने ये वाला लिया है तो इसके रेस्पेक्ट में ए और बी की कंसंट्रेशन लिए। अगर आप ये रेट लेते हैं तो 7.2 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू के, ठीक है। और ए की जगह 0.3, बी की जगह 0.2, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबके रेट आपके सेम आ जाएंगे। तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब हम कुछ क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का, ठीक। द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके। जब रेडियो एक्टिव डिके के बारे में बात की जाती है तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। O14 कार्बन इज 5730 ईयर्स, ठीक है। तो हाफ लाइफ टाइम गिवन है हमारे लिए, दैट इज टी हाफ गिवन है 5730 ईयर्स, ठीक है। अब एक आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द 14C कार्बन फाउंड इन अ लिविंग ट्री, ठीक। तो कोई लिविंग ट्री है जिसमें 80%
जो है आपका क्या है, कार्बन फाइंड आउट होता है, ठीक। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तो हमें सैंपल की एज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 80% कार्बन अगर है किसी में, ठीक है, 80% कार्बन है तो मतलब वो आपका रिमेनिंग कंटेंट है। इनिशियल कितना रहा होगा, 100% रहा होगा, ठीक है। अब 80% बचा हुआ है तो रिमेनिंग है आपका 80%, ठीक। अब एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक। तो जब हाफ लाइफ टाइम गिवन है तो हम सबसे पहले हाफ लाइफ टाइम की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, ये फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ टाइम और आपका स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का रिलेशन है, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम को रखेंगे 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ 5730, ठीक है। ये आएगा आपका कैलकुलेट करने के बाद 1.20 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेशन आएगी इतनी। तो हमारा यहाँ से स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कैलकुलेट हो चुका है। अब हम क्या लगा सकते हैं, अपना स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो 2.303 कैलकुलेट करना है क्या, टाइम, के 80% जब हो चुका तो कितना टाइम था, ठीक है। तो t इज इक्वल टू k की वैल्यू 1.20 इंटू 10⁻⁻⁴ लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी आपकी 80, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे, log 100 माइनस log 80, ये कैलकुलेटर से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी। तो पूरी कैलकुलेशन करके हमारे पास आएगा जो टाइम आया है इतने ईयर्स, 1845.37 ईयर्स। तो ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल है, ठीक। क्या कहता है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन, 99% कोई रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसके लिए जो टाइम होता है वो ट्वाइस होता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ द रिएक्शन। किसी रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में और 99% कंप्लीट होने में टाइम का क्या रिलेशन है, ठीक है। जो टाइम है वो आपका कितना ट्वाइस रिक्वायर्ड होता है, तो ये आपको प्रूव करना है। इस तरह के और भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर 99% कंप्लीट या 90% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, तो इसका मतलब जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रही होगी तो वो कितनी रही होगी, 100%, ठीक है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी रही होगी, 100%, क्योंकि आपका जो रिएक्टेंट गिवन है, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट होने का जो टाइम गिवन है या रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन वो परसेंटेज में गिवन है। तो इनिशियल रिएक्टेंट कितना रहा होगा, 100%, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, 99% के लिए, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion of reaction, ठीक। तो इसका मतलब T 99%। तो फॉर्मूला जो हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए जो हम लगाते हैं वो क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है।
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब क्या है, हम टाइम को इधर लाके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट को नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.303 अपॉन के लॉग, अब इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी रही होगी 100%, रिमेनिंग कितनी रही होगी आपकी 99% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन, ठीक है। 99% कंप्लीट हो रही है, तो रिमेनिंग कितना रहा होगा 100 माइनस 99, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो आपकी कितनी बचेगी 100% माइनस 99, तो 1%, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम है दैट इज 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग 100 माइनस लॉग 1। अब log 1 की वैल्यू क्या है 0, log 100 की वैल्यू क्या होती है आपकी 2, तो 99% टाइम हमारा यहाँ से 2.303 अपॉन के इंटू log 100 मतलब 2, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए 90% रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, ठीक। तो 90% जब मैं कंप्लीट करूंगी तो 90%, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% completion of reaction, ठीक। तो 90% मतलब 2.303 अपॉन अगेन स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी 100। अब रिएक्शन 90% कंप्लीट हुई है, तो इसका मतलब रिमेनिंग जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होगी 100 माइनस 90% कंप्लीट हो गई, 90% प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्टेंट कितना बचा 10, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम है दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग 100 माइनस log 10, ठीक है। log 100 माइनस log 10, log 100 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 माइनस log 10 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये है T90% इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक। तो अब यहाँ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ एनी रिएक्शन दैट इज 2.303 अपॉन के इंटू 2, ठीक है। और टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन दैट इज 2.303 अपॉन के। तो 2.303 अपॉन के को कितना है आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90%, तो इस इक्वेशन में से हम यहाँ अगर सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा आपका T99% दैट इज 2.303 अपॉन के इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन इनटू 2। तो यही आपको प्रूव करना था कि 99% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए जो टाइम होता है वो 90% रिएक्शन कंप्लीट होने का ट्वाइस होगा, ठीक है। यही तो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for completion of 90%। 90% रिएक्शन कंप्लीट होने के ट्वाइस होता है कौन सा टाइम 99% रिएक्शन कंप्लीट होने का। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी आपके इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही आपका बेस्ड, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट गिवन है हमें, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कितना 60 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में कहा है अगर किसी भी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो आपको किसकी वैल्यू गिवन है, के की वैल्यू गिवन है, दैट इज 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब क्या होता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना टाइम लेगी अपने रिएक्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 1/16 वैल्यू क्या करने में, कवर करने के, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 1/16 रह जाए, रिमेनिंग जो आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसके बाद जो रिमेनिंग होगी वो क्या हो जाए, 1/16 वैल्यू रह जाए आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो कितना टाइम ऐसे कंज्यूम होगा, तो फॉर्मूला लगाते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिमेनिंग। ठीक है, तो अब क्या है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रही होगी उसको मैं अगर कंसीडर कर लूं ए नोट, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी रही होगी आपकी, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1/16। तो क्या कर सकते हैं, जो मेरा ए आएगा दैट इज रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो कितनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1/16। ठीक, तो इस डेटा को हम पुट करेंगे, ये हमें के की वैल्यू गिवन है दैट इज 60 सेकेंड इनवर्स। ठीक, तो टाइम को इधर ले जाते हैं, टाइम तो हमें कैलकुलेट ही करना है, 2.303 अपॉन 60। ठीक है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेट अस कंसीडर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारी ए नोट है, तो रिमेनिंग कितनी हुई, ए नोट का 1/16। ठीक है, तो ए नोट बाय 16, अब ए नोट से ए नोट क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2.303 अपॉन 60, तो इस टर्म को सॉल्व करके 0.038, 2.303 अपॉन 60 को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.038। अब लॉग, ठीक है, 1 अपॉन, उसके भी अपॉन में 16 है, कहाँ जाएगा, ऊपर, तो लॉग 16 की वैल्यू होती है हमारी 1.204। ठीक, तो टाइम आएगा यहाँ से 4.6 इंटू 10⁻⁻2, दैट इज 0.046, इतना किसमें आएगा, सेकंड में। ये हमारे पास टाइम है, जो जितने टाइम में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपनी इनिशियल जो हमारे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल की कितनी रह जाएगी, 1/16 रह जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज अरेनियस इक्वेशन। ठीक।